लेबनान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इजराइल पर। जी हां, इससे पहले 200 रॉकेट हमास ने दागे थे, उसके बाद 150 रॉकेट ईरान ने दागे थे और अब लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने एक साथ 50 रॉकेट दागे हैं और इजराइल के हाफिया शहर को बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद बदले की आग में भड़का इजराइल ने लेबनान पर पलटवार किया है और लेबनान के ऐतिहासिक शहर जो है नवेतिया, उस पर बड़ी बमबारी की है, लेकिन इजराइल को सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं लेबनान के हमले में हिजबुल्लाह ने इजराइल बस्ती नरहिया पर जो रॉकेट दागे उनसे 2 आईडीएफ रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब सबसे बड़ा होता जा रहा है। इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस फिलिस्तीन पर और हमास पर हमला कर रहा है उसके जेहन में ये बात थी कि मैं उसे हमला करूंगा, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना 15 दिन तक ये युद्ध चलेगा और हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन का ये युद्ध 1 साल 2 महीना से ज़्यादा हो गया है और अब तक इजराइल अब बर्बादी के कगार पर है। ये रॉकेट की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लगातार लेबनान के जो लड़ाके हिजबुल्लाह वो सरेआम दिन दहाड़े हमला कर रहा है। इजराइल की सबसे चिंता का विषय ये है कि अब उसका आयरन डोम रडार इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और इजराइल के लोगों बस्तियों पर ये मिसाइलें गिर रही हैं, जिसके बाद अब इजराइल को समझ में आ रहा है कि बमबारी का क्या मतलब होता है। सोचिए, इजराइल को अब तक गुमान था कि उसके पास आयरन डोम रडार है और वो हर मिसाइल को बेनकाब कर देगा। आयरन डोम रडार के बारे में बता दें कि वो एक ऐसी तकनीक है जिससे देश के अंदर आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता है, या तो उसको वहीं पर मार गिराया जाता है या फिर उसको खाली जगह पर, जो समंदर का इलाका है या जो रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है। शुरुआत में तो ये तकनीक काम आ रहा था, लेकिन जब से लेबनान ने मिसाइल हमले शुरू किए हैं ये तकनीक फेल हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये सारे हथियार रूस और चीन से सप्लाई हो रहे हैं, जिसने हिजबुल्लाह को और ताकतवर मजबूत बना दिया है। वहीं इजराइल को अब नाको चने चबाना पड़ रहा है। जिस इजराइल को गुमान था कि उसके पास आयरन डोम रडार है, जिसके पास अपना फाइटर प्लेन है और अमेरिका का M-35 भी है, लेकिन इस सब के बावजूद हवाई हमलों में जरूर इजराइल ने फिलिस्तीन को नुकसान पहुंचाया है, गजा पट्टी को बर्बाद किया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। इजराइल ने जरूर लेबनान को मलबे में तब्दील कर दिया है। इजराइल ने जरूर नसरल्लाह को मार गिराया है, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख था। इजराइल जरूर हमास प्रमुख को मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब धरती पर युद्ध हो रहा है वहां इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। और लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, वो सरेआम अब मिसाइल भी दाग रहे हैं और लेबनान के आसपास बेरूत के इलाके में सैनिक मारे जा रहे हैं। तो अब 2 मोर्चों पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। मैं तो कहूँगा 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। पहले इजराइल को लगता था कि जमीनी वो लीड लेगा, वो आकाश से बमबारी करेगा, लोग मारे जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और वो कब्जा कर लेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। आम आदमी को जरूर इजराइल मार रहा है, स्कूल अस्पताल को जरूर बर्बाद कर रहा है, बच्चों को यतीम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमास के लड़ाके मजबूती से डटे हुए हैं। सोचिए, फिलिस्तीन के पास न अपना जहाज था, न अपना फाइटर प्लेन था, न अपना एयरपोर्ट था, न उसके पास नेवी थी, न उसके पास आर्मी थी, न उसके पास एयरफोर्स थी। एक गरीब देश जो खेती पर आधारित था, जो किसान देश था, जहाँ अंगूर की बड़ी बढ़िया खेती होती थी, वहाँ के लोग खुश थे, खुशहाल थे। लेकिन इजराइल को लगता था कि हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमास ने वहाँ अपनी पैठ इतनी मजबूत कर ली है और अब उसे लगातार हथियारों की सप्लाई मिल रही है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, किसी भी युद्ध में
5 से 10 सैनिक का रोज मारा जाना बड़ा युद्ध कहलाता है। और सोचिए, इजराइल के 50, कम से कम 50 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, मरकेबा टैंक्स उसके बर्बाद किए जा रहे हैं। आप सोचिए, बड़े बड़े युद्धों में इतने लोगों की हताहत नहीं होती है, सेना नहीं मारी जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल बदले में निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। अब तक लगभग, अगर लेबनान को जोड़ दे, उसके बाद आपको फिलिस्तीन को जोड़ दे, तो लगभग 1 करोड़ के लोग आसपास लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें इजराइलियों की भी संख्या है जो कोस्टल एरिया को छोड़ के अपने अंदर, देश के अंदर सिमट रहे हैं। तो इस पूरे युद्ध में 1 करोड़ लोग तो विस्थापित हो रहे हैं, जो बेघर हो रहे हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अब आम लोगों को, इजराइल की वजह से आम लोगों को हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह, हूती और हमास के लड़ाके अब इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो सीधे सीधे रूस और चीन से मिले हथियारों का प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और वो इजराइल के रिहायशी इलाकों में, जहां वहां के नागरिक रहते हैं, खासकर हाफिया और जो कोस्टल एरिया का शहर है, यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी वो बमबारी कर रहे हैं। वहीं आप सब ने सुना ही होगा कि किस तरह से गजा पट्टी में हमास के लड़ाके चुन चुन कर IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स को निशाना बना रहे हैं। वहीं यमन का जो लड़ाका है हूती, वो समंदर में, पानी के रास्ते में अमेरिका से आने वाले एक एक मदद को रोक रहा है, और इजराइल अब हथियारों के बगैर लड़ने के लिए मजबूर है। तो सोचिए, इजराइल की हालत वो हो गई है कि न वो युद्ध से भाग सकता है, न युद्ध में वो जीत सकता है। इसी बीच आपको पता ही होगा कि कहाँ ट्रंप ने कहा था कि हम युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ये तय हो गया है कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाहता है, और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि ट्रंप जो है वो, जो इस अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, उससे भी ज़्यादा खूंखार है। हाल ही में ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ था, जिसके बाद अब CIA ने खुलासा किया है कि ये ईरान के इशारे पर हुआ था। ये खुलासा चुनाव जीतने के ठीक बाद, इससे साफ है कि ट्रंप नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध रुके। वो ये जरूर चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, रूस हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। तो अमेरिका की दोहरी पॉलिसी है कि एक तरफ वो यूक्रेन की मदद बंद करेगा ताकि रूस युद्ध में जीत जाए, और इसके बदले में वो रूस से कहेगा कि तुम मदद मत करो इजराइल युद्ध में, फिलिस्तीन का, हमास का या हूती का। लेकिन रूस भी दूध का जला छाछ फूंक कर पीने वाला देश है। उसे पता है कि जो बिडेन की सरकार ने इजराइल की भी मदद की थी और यूक्रेन की भी मदद की थी, तो आराम से तो रूस के राष्ट्रपति बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन का जो गठजोड़ है वो एशिया में सबसे ताकतवर गठजोड़ है। तो अब रास्ता क्या बचता है? रास्ता यही बचता है कि ईरान अपनी सैन्य तैयारी को और तेज कर रहा है, और अब तो ये साफ है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। जबकि ईरान ने हमले की शुरुआत की थी, बड़ा हमला किया था और एक साथ 150 रॉकेट दागे थे। तो अब तक इजराइल पर 3 बड़े हमले हुए हैं। एक बार 200 रॉकेट हमास ने दागा था, अब जाकर उसके बाद 150 रॉकेट ईरान ने दागा था, और अब एक साथ 50 रॉकेट जो है वो लेबनान ने दागा है। ये सब ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रहा है, और जैसे जैसे रूस और चीन से हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी, हिजबुल्लाह, हमास और हूती के लड़ाके उतने ही खतरनाक होते जाएंगे। तो हर देश का अपना अपना इंटरेस्ट है। रूस इसमें यूक्रेन से बचना चाहता है, रूस यूक्रेन को जीतना चाहता है, अमेरिका उसमें उसकी मदद करेगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान पर नकेल कसा जाए, इसलिए वो रूस के साथ खड़ा है। तो मिला जुला के ये होगा कि शायद ही इस युद्ध में किसी को हार और किसी को जीत मिले। हाँ, ये बात है कि आम लोग जरूर मारे जाएंगे। तो जब भी कोई सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर आपको युद्ध में धकेले तो सावधान रहिए, हो सकता है वो अपनी सत्ता बचाना चाहता हो, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। और दूसरी बात, युद्ध किसी भी देश के लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाता है, ये तो सच है। लेकिन अगर आप एक मुल्क के तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान विज्ञान अपनाना पड़ेगा, और आपको तकनीक के सहारे
धर्म आपको नहीं बचा सकता है, जैसे फिलिस्तीन को नहीं बचा पाया। आपको आज के समय में अगर एक मजबूत मुल्क बनना है तो आपको हथियारों का बड़ा आपके पास खेप होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए। और सोचिए, यही काम एलन मस्क अकेले कर रहा है और उसने अमेरिका के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो अमेरिका को एक बार फिर से आधुनिक ताकतवर देश बनाएगा और रूस और चीन को पीछे छोड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।